यहीं बैठे बैठे व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर करिए, और जब तक हमारा ये उद्बोधन चलेगा इतनी देर में वो बाइक से आ जाएगा गेट के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर आके आपको दे देगा। ऐसा चल रहा है, कड़वी बात कह रहा हूं, ये चल रहा है। और जानते हैं, बड़े प्लान्ड वे में ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, बाझपन की दवाइयां मिलाई जा रही हैं, लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है। फिर शादी के बाद आईवीएफ लो, आईवीएफ में लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे, हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। कुछ चंद सफेदपोश ये ड्रग स्मगलर को पाल के बैठे हुए, कुछ चंद सफेदपोश अपने बंगलों बनवा रहे, विदेशों में मकान खरीद रहे, फार्म हाउस खरीद रहे। उनसे पूछिए कि नशा तस्करों के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून कब बनेगा भारत में। सिंगापुर में फांसी के अलावा आजीवन कारावास भी नहीं है। सिंगापुर में तो पहले यह व्यवस्था था कि अगर आप सिंगापुर में जैसे एयरपोर्ट पे पास पहुंचोगे, जैसे इमिग्रेशन आप कराओगे, जो लोग विदेश गए होंगे उनको पता होगा इमिग्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे इमिग्रेशन करवाओगे, आपके इमिग्रेशन सर्टिफिकेट के पीछे लाल रंग की मुहर लगा देते थे पहले 2000 तक, सन 2000 तक। उस पर लिखा रहता था ड्रग मिलने पे देखते ही गोली मार दी जाएगी। फिर उस पर हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ड्रग मिलते ही गोली मार देंगे, ये तो पुलिसिया राज हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा कानून बदला, बोला ड्रग मिलने पे फांसी दे दी जाएगी। अब गोली नहीं मारेंगे, अब क्या करेंगे, फांसी। और गूगल करके देख लेना, एक व्यक्ति के पास सर 900 ग्राम गांजा मिला। अब वो कहां का हो सकता है, भारत का ही है, तमिलनाडु का था। गया था 900 ग्राम गांजा लेके, कॉलेज के पास खड़ा हुआ था, पकड़ लिया, नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट कर दिया, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा लेके घूमने की कोशिश करेगा क्या? 900 ग्राम गांजा पे फांसी मिल हो गई। यहां तो 900 ग्राम आपके व्हाट्सएप के ऑर्डर पे ही आ जाएगा। क्यों? ड्रग स्मगलिंग रोकनी क्या, ड्रग स्मगलिंग क्या लाइलाज समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं? करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। ड्रग एडिक्ट होने के बाद वो लड़का पॉर्न एडिक्ट हो जाता है, पॉर्न में डूब जा रहा है, अश्लील फिल्में देख रहा है, अश्लीलता में डूबा जा रहा है। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, क्या उद्योग में व्यापार करेगा? और एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, बड़े प्लान्ड वे में अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज के बच्चों को टारगेट करके ड्रग दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ का मालिक है, एक ही बेटा है, नशेड़ी हो गया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। क्योंकि गरीब को अगर नशा देगा तो गरीब तो कुछ दिन लेगा, उसके बाद पैसा खत्म तो नशा खरीदेगा नहीं। अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज का है, वो तो खरीदता रहेगा, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक ड्रग खरीदेगा वो। ये रुकना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, ये रुक सकता है कि नहीं? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो अगर हम माता अहिल्याबाई होलकर जी का सम्मान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, सबसे घटिया हो गई। हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी, आज की डेट में विदेशी चिकित्सा व्यवस्था ने पूरा हाईजैक कर लिया। और दुनिया में सर्वोत्तम हमारी न्याय व्यवस्था थी, आज की डेट में गुलामी की न्याय व्यवस्था के कारण यहां केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है, फर्जी केस से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आतंकवादी साल में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं मारते जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। माओवादी नक्सली ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को मारते हैं। यानी पूरे भारत में इस्लामिक आतंकवादी और माओवादी नक्सलवादी मिला के कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ता है? जोर से बोलिए जरा। 300। उससे ज्यादा थाने के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं।
उससे ज्यादा तहसील के भ्रष्टाचार के कारण, लेखपाल के भ्रष्टाचार के कारण, कानूनगो के भ्रष्टाचार के कारण, पेशकार के भ्रष्टाचार के कारण, तहसीलदार के कारण भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते। जितनी हमारी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा सिंदूर तो रोड एक्सीडेंट में उजड़ जाता है। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। सड़क में मटेरियल डालते ही नहीं है। बहुत कम देश हैं जहां हर साल सड़क बनती है, हर साल टूटती है, उसमें एक भारत है। भ्रष्टाचार के कारण लाखों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावा खा के हजारों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। ड्रग के कारण हजारों बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। लफ्ज 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो जा रही हैं। 5 लाख साल में। यह गृह मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़हात का शिकार हो रही हैं। चीन में लफ्ज़हात क्यों नहीं होता? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता? 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवारों का। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, 15 सत्ते 105, लगभग 10,500 या 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण पर डे हो रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? भारत में क्यों हो रहा है? 6 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए अरब, दुबई, कुवैत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी क्यों नहीं जाते? भारत में कैसे आ गए? लाइलाज समस्या है क्या? कोई भी भारत की समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या पूरी दुनिया में नहीं है। और एक मैं अंतिम उदाहरण आपको देता हूं। कोरोना याद करिए आप। कोरोना के समय कौन सा अपराध चल रहा था? कोरोना के समय चोरी, लूट, झपटमारी थी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। क्यों? क्योंकि चोर, लूट, झपटमार के मन में डर था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय बलात्कार हो रहा था क्या? नहीं। बलात्कारी के मन में खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोरोना आ जाएगा। ड्रग स्मगलिंग हो रही थी क्या? नहीं। नोट को हाथ ही नहीं लगा रहे थे। क्यों? कहीं नोट से कोरोना आ गया, पकड़ लेगा, मर जाऊंगा। कोरोना के समय भारत में रामराज्य था। न घूसखोरी, न कमीशनखोरी, न जमाखोरी, न मिलावटखोरी, न कालाबाजारी, न नशा तस्करी, न मानव तस्करी, न झपटमारी, कुछ भी नहीं था। क्यों? किसका खौफ था? जोर से बोलिए जरा। कोरोना का। अगर हम कोरोना जैसा कानून बना दे, कानून का खौफ पैदा कर दे, रामराज्य आ जाएगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। यही मेरी कोशिश है। इसी के लिए मैं घूमता रहता हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। यहां बुलाने के लिए मैं पूरी टोली का धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान प्रचारक जी ने हमें बुलाया, शायद दिख नहीं रहे, कहीं और होंगे, उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग सुनने आए, आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ सकते हैं आप। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह उपलब्ध रहता हूं। क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करने लग गया हूं। मेरी कोशिश है कि भारत बच जाए, क्योंकि भारत जिस अराजकता की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, इसका परिणाम 25 साल के बाद समझ में आएगा। सांप तुम्हारे बिस्तर के नीचे भी है, सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी है। तुम आराम से सो रहे हो क्योंकि तुमने देखा नहीं, और मैं बेचैन हूं क्योंकि मैंने नीचे झुक के देख लिया। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे। बहुत तालाब बनवाए, बहुत बावड़ी बनवाई, सोने चांदी का सिक्का चलवा दिया। 10 साल के बाद खदेड़ दिया गया। अब वहां कोई हिंदू नहीं बचा है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, 100% हिंदू हुआ करते थे, आज के डेट में पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कहलाता है, वहां से भी हिंदू खत्म होने वाले हैं। भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं।
6000 तहसीलों में से 1500 तहसील में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां ये मुझे बताओ लफ्ज़ जिहाद नहीं हो रहा है, लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, ड्रग्स जिहाद नहीं हो रहा है, रोहिंग्या नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेशी नहीं आ रहे, पाकिस्तानी नहीं आ रहे, अफगानिस्तानी नहीं रह रहे। पर डे 1,000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ड्रग के कारण नपुंसकता बाजपन बढ़ रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं तो कई बार पब्लिकली कह चुका हूं, आज फिर से अंत में दोहराता हूं। मैं भारत के सभी नेताओं से पूछता हूं कि इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी और आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़ के क्यों भागना पड़ा? इस देश के खिलाड़ी सोचें कि लाला अमरनाथ और मिल्खा सिंह को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा। इस देश के हीरो हीरोइन सोचें कि यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, सुनील दत्त, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये लोग अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागे। और इस देश के जज और वकील सोचें कि राम जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा। जब तक इसको गंभीरता के साथ सोचेंगे नहीं, तब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्यों? पहले तो एक औरंगजेब था, अब तो हर जिले में औरंगजेब है। पहले एक बाबर था, हर जिले में बाबर है। अंग्रेजों ने 500 साल के मुगलों के समय और 200 साल के अंग्रेजों के शासन, 700 साल के शासन में भारत में 1000 मदरसे खुले थे। आज की डेट में संख्या 3 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान से ज्यादा मौलवी भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मरकज़े भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मज़ारे भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा दरगाहें भारत में है। और एक बात और जिस पे कभी चिंतन ही नहीं हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी जमात, आप लोग गूगल करिएगा, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ी जमात जो 150 देशों में काम करती है, उसका मुख्यालय भी भारत में है। संघ को काउंटर करने के लिए वो जमात बनी थी। 1925 में संघ बना था, 1926 में वो जमात बनी। 150 देशों में काम करती है। उस जमात को अरब ने बैन किया हुआ। अरब परेशान है कि हमारे लड़कों को रेडिकलाइज कर देगा, और वो भारत में फल फूल रहा है, घूम रहा है, सब घूम रहे हैं। आप लोगों के पास व्हाट्सएप है, आप गूगल करके देख लेना, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए खतरा ज्यादा है या कम है? जोर से बोलिए जरा। मेरा मानना है पाकिस्तान और आतंकवाद हमारे लिए 1% खतरा है। 99% खतरा अंदर है, जिसका इलाज करने पे गंभीरता के साथ काम करने की ज़रूरत है, सीरियस करने की ज़रूरत है। और अभी नहीं कर पाए तो कुछ दिन के बाद बीमारी क्या हो जाती है? लाइलाज। डॉक्टर अच्छा हो